हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम बीपीएससी 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र इस बुक की सभी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस बुक की फर्स्ट यूनिट का वीडियो आप देख रहे हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट का नाम है संविधान सभा का निर्माण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है संविधान का निर्माण। हम इसमें जानेंगे प्रस्तावना, भारतीय संविधान की उत्पत्ति, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के प्रतिनिधित्व की प्रकृति, संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका और संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी प्रस्तावना के बारे में। इसकी प्रस्तावना का फर्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया, जो एक लंबी प्रक्रिया और बातचीत से हुआ। दूसरा, लेकिन यह संविधान अपनाने के 2 महीने बाद यानी जनवरी 1950 में लागू हुआ। हालांकि जिस समय संविधान को अपनाया गया तब कुछ प्रावधान भी लागू किए गए, जैसे नागरिकता, स्थायी संसद आदि। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की उत्पत्ति। इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों, चाहे वह भारत का नागरिक हो या अन्य किसी देश का नागरिक हो, उन सभी के लिए प्रावधान बनाए गए। भारतीय सभा का गठन होने से पहले ही भारतीय संविधान के निर्माण में प्रयोग होने वाली प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन औपनिवेशिक काल में जो लोकतांत्रिक मूल्य और संस्थाएं थी, उनका मकसद था औपनिवेशिक हितों को पूरा करना, लेकिन संविधान सभा जो प्रावधान बना रही थी वो उनके विपरीत थे। अब एक प्रश्न उठता है कि औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं। तो जब किसी देश पर सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से दूसरे देश का आधिपत्य होता है तो उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की उत्पत्ति 2 तरीके से हुई। पहला था 9 दिसंबर 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक विचार विमर्श किए गए। दूसरा, कुछ प्रावधान ऐसे भी थे संविधान में जिन्हें दूसरे अधिनियमों के द्वारा लिया गया। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि कौन से अधिनियम थे जो भारतीय संविधान में अपनाए गए। तो भारतीय संविधान में जो अधिनियम अपनाए गए वह 2 अधिनियम हैं। पहला, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये भारतीय शासन अधिनियम क्या है या इसमें क्या बताया गया, अब हम उसे देखते हैं। तो यह अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। इसमें अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की बात कही गई और इसके तहत जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे, जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी और यूरोपियन, उन सभी समुदायों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रावधान दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा ही संघ और प्रांतों के बीच 3 सूचियों में सत्ता का बंटवारा किया गया। वह 3 सूचियां निम्नलिखित थी। पहला संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची और तीसरा प्रांतीय सूची। संघ और प्रांतों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय का प्रावधान दिया गया। इसमें प्रांतीय सरकार के कर्मकारी अध्यक्ष के पास एक विशेष शक्ति थी, वीटो, जिससे वह प्रांतीय विधायिका के निर्णयों पर प्रयोग कर सकता था। आगे देखते हैं। इसमें केंद्र सरकार के गठन का भी प्रावधान था, जिसमें राज्य एवं प्रांतों के प्रतिनिधि आते थे और इसे ही संघ सरकार कहते हैं, क्योंकि इसमें राज्य और प्रांत दोनों के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यों के बीच संघ में शामिल होने पर सहमति नहीं होती, इसलिए संघ सरकार की स्थापना नहीं हो पाती। छठा है,
इस अधिनियम के अंतर्गत केवल प्रांतीय सरकार का ही गठन हुआ और इसके चुनाव 1937 में हुए, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन भारत राष्ट्र कांग्रेस ने 1931 में त्यागपत्र दे दिया था। इस तरह एम गोविंद राव और निर्विचार सिंह के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संविधान सभा के संविधान निर्माण की आधारशिला रखी। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है नेहरू रिपोर्ट, संविधान के मसौदे पर प्रथम भारतीय प्रयास। इसमें नेहरू रिपोर्ट में भारतीय संविधान से रिलेटेड बातें बताई गई। चलिए अब हम इन्हें जानते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा कई प्रयास किए गए कि भारत के संविधान में उनके द्वारा बनाए गए अधिनियमों को शामिल किया जाए, लेकिन भारतीय चाहते थे कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा ही किया जाए। दूसरा, संविधान तैयार करने का प्रथम प्रयास 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किया गया। इससे पहले भी 1921 से 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा स्वराज के रूप में प्रयास किया गया। तीसरा, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई, जो मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रश्न उठता है कि ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी या इसमें क्या लिखा हुआ था। तो नेहरू रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई उसमें से पहला था सार्वभौमिक मताधिकार की मांग। दूसरा, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की मांग। इसमें भारत की पूर्ण आज़ादी की मांग नहीं की गई थी, बस इतना कहा गया था कि भारत पर किस प्रकार से शासन किया जाए। तीसरा, इसमें केंद्र और प्रांतों के विषयों की सूची तैयार की गई। चौथा, मौलिक आधारों की सूची तैयार की गई। पांचवा, पुरुष एवं महिलाओं के लिए सार्वभौमिक अधिकार की मांग की गई। अब जितना टॉपिक हमने अब तक पढ़ा उससे हमारे सामने कुल 3 प्रश्न आते हैं जो हमारी इग्नू बुक्स में हमसे पूछे गए हैं। जो पहला है, भारत के संविधान को अपनाने एवं लागू करने में क्या अंतर है। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। संविधान को अपनाने का मतलब है संविधान को स्वीकार करना। संविधान सभा द्वारा इसकी संरचना का कार्य पूरा होने पर स्वीकार किया गया। और संविधान को लागू करने का मतलब है इसका पहली बार आधिकारिक तौर पर क्रियान्वयन करना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया तथा इसे कब लागू किया गया। इसका उत्तर है, संविधान पहली बार 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट की क्या सिफारिश थी। इसका आंसर है, नेहरू रिपोर्ट ने संविधान की रचना का पहली बार प्रयास किया। इसने वयस्क मताधिकार की मांग की तथा केंद्र एवं प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की मांग की। इसने केंद्र एवं प्रांतों के विषयों की सूची तैयार की तथा मौलिक अधिकारों की सूची भी बनाई। इसने पुरुष एवं महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार की मांग को उठाया, लेकिन इसने पूर्ण आज़ादी की बजाय प्रभुत्व राज्य की मांग की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन में हम 3 पॉइंट्स को जानेंगे। पहला क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन और तीसरा संविधान सभा का चुनाव। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन क्या था या इसमें क्या कहा गया। तो प्रारंभ में औपनिवेशिक शासकों ने भारत के संविधान निर्माण की बात को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में कई कारणों से ब्रिटिश सरकार नए संविधान निर्माण के लिए मजबूर हो गई। वह कौन कौन से कारण थे जिसके लिए ब्रिटिश सरकार नए संविधान के लिए मजबूर हुई। पहला था बदलती हुई परिस्थितियाँ, दूसरा विश्व युद्ध की आहट और तीसरा ब्रिटेन में नई सरकार का गठन। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट सदस्य सर स्टैफोर्ड एक ड्राफ्ट प्रस्ताव लेकर भारत गए,
जिसमें भारत के संविधान की गठन की बात थी। इसमें उन्होंने कई सिफारिशें की। पहला, भारत को प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करना। दूसरा, सभी प्रांत एवं राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ का गठन करना। तीसरा, निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान की रचना करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा मिशन है कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट सदस्यों को दूसरा प्रतिनिधित्व भेजा, जिसे कैबिनेट प्रतिनिधित्व कहा गया। बाद में यह कैबिनेट मिशन योजना के रूप में सामने आया, लेकिन यह मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक समझौते पर लाने में सफल रही। इसने 16 मई 1946 को इंग्लैंड और भारत में समान तौर पर अपना एक प्रस्ताव घोषित किया और कैबिनेट प्रतिनिधित्व की निम्नलिखित सिफारिशें थीं। पहला, ब्रिटिश इंडिया और राज्यों को मिलाकर एक भारत संघ होना चाहिए, जिनके पास रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हो। बाकी अधिकार प्रांतों एवं राज्यों के पास होने चाहिए। दूसरा, संघ के पास कार्य प्रक्रिया एवं विधायिका होनी चाहिए। इसमें प्रांत एवं राज्यों के प्रतिनिधि होने चाहिए, लेकिन अहम सांप्रदायिक मुद्दों पर विधायिका को निर्णय लेने का अधिकार हो। इसमें तीसरा था संविधान सभा का चुनाव। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय सभा के चुनाव हुए, जिसमें वापस से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों को लिया गया। यह चुनाव प्रांतीय विधायी सभा द्वारा किया गया। 6 दिसंबर 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक विवरण प्रकाशित किया, जिसमें 2 विधान क्षेत्र और 2 राज्यों की संभावना को उजागर किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, उसमें मुस्लिम लीग ने अपना बहिष्कार कर दिया और वह सभा मुस्लिम लीग के बिना ही पूर्ण हुई। अब जो हमने टॉपिक पढ़ा, उसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, क्रिप्स मिशन की सिफारिशें क्या थी? तो क्रिप्स मिशन की सिफारिशों में था संविधान के निर्माण का मसविदा शामिल था। यदि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों को यह स्वीकार हो, इसमें भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देना, भारतीय संघ का गठन जिसमें सभी प्रांत शामिल हो एवं ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत आने वाली भारतीय राज्य भी शामिल हो, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करना और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत के प्रांतों में से किए जाने का प्रस्ताव शामिल था। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें कौन कौन थी? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों में शामिल था भारतीय संघ का गठन करना, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत हो एवं वह राज्य जिसका विदेशी मामलों के विषयों में अधिकार हो, रक्षा एवं संचार प्रांत एवं राज्यों की शक्तियां प्रदान हो तथा प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान करना ताकि वह कार्यपालिका एवं विधायिका में अपना समूह बनाना। इस यूनिट का चौथा पॉइंट है संविधान सभा के प्रतिनिधित्व की प्रकृति। चलिए इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि संविधान सभा के अंतर्गत मात्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि इसके प्रतिनिधित्व को सार्वभौमिक मताधिकार से निर्वाचित नहीं किया गया, बल्कि इन्हें समाज के विशिष्ट वर्गों द्वारा चुना गया था। इस पर ग्रेनविड ऑस्टिन ने कहा, इसका कारण कैबिनेट मिशन योजना की रणनीति थी, जिससे संविधान की निर्माण प्रक्रिया धीमी नहीं हुई। प्रतिबंधित वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होने के बावजूद भी संविधान सभा में सभी वर्गों और धर्मों की राय को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिला। संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं के सदस्य थे, साथ ही 3 धार्मिक समुदाय के सदस्य भी थे, जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू और पारसी शामिल थे। संविधान सभा में देशी राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। संविधान में किसी भी प्रावधान को शामिल करने के लिए बहुत विचार विमर्श हुआ।
संविधान सभा ने हमारे संविधान के विश्व के कई देशों के संविधान से कई प्रकार के प्रावधान अपनाने की कोशिश की। इसमें हमारा 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका। इसमें हम जानेंगे कि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कितनी कितनी भूमिका रही और कैसे कैसे रही। तो संविधान सभा के गठन का उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसका बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण इसमें जो कुल सदस्य थे पहले 296 थे, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों के बहिष्कार करने के बाद इनमें सदस्यों की संख्या 207 हो गई। चुनावों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। सुचारू रूप से सभी काम हो सके इसलिए कई समितियां बनाई गई। पहली समिति बनाई गई केंद्रीय सत्ता समिति। इसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष रखा गया और इस समिति में कुल 9 सदस्य रहे। दूसरी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। इस समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बना दिया गया और इसमें कुल मिलाकर 54 सदस्य शामिल थे। तीसरा था संचालन समिति। अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति में कुल 3 सदस्य थे। चौथा है प्रांतीय संविधान समिति। इस समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया, जिसमें 25 सदस्य थे। पांचवा संघीय संविधान समिति। इस समिति में 15 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और लेकिन इसका जो प्रकाशन किया गया वो 1948 में। इस तरह से जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, लेकिन इसे लागू उसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 में किया गया। आगे हम जानेंगे संविधान जो बनाया गया उसकी विशेषताओं के बारे में। तो भारत के संविधान की बहुत सी विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको अब बताऊंगी। पहला, यह सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारे जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी के पास अपना अपना संविधान है, लेकिन जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो भारत का है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भी प्राथमिकता दी गई है। अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को समान रूप से वोट देने का अधिकार होता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो भारत के संविधान में इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्राथमिकता दी गई है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिससे भारत के सभी नागरिकों को न्याय मिल सके। साथ ही साथ इसमें आपातकाल का प्रावधान दिया गया है और इसमें संसदीय शासन व्यवस्था को शामिल किया गया है आदि। अब हमने जो टॉपिक जाना उससे रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। पहला है संविधान सभा के गठन में सामाजिक विविधताएं किस प्रकार से परिवर्तित हुई। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष रूप में प्रांतीय विधान सभाओं से चुने गए, जिसमें समाज के विशिष्ट वर्गों के सदस्य थे। इसमें विभिन्न विचारों के लोग शामिल थे, क्योंकि कांग्रेस की कुछ ऐसी नीति थी। संविधान सभा में 3 धार्मिक सदस्यों के लोग थे। विभिन्न विचारधाराओं के प्रति विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल थे। इसमें अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतर्गत ऑस्टिन ने किसे अधिनायक कहकर पुकारा। इसका उत्तर है, जिन 4 सदस्यों को ऑस्टिन ने अधिनायक कहा वह संविधान सभा में थे।
पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा मौलाना आज़ाद। इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, वो है संविधान सभा के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां थी, उनका उल्लेख करें। तो संविधान सभा ने सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया था। इसमें से जो महत्वपूर्ण समितियां थी वो थी केंद्रीय सत्ता समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति और संघीय संविधान समिति भी थी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना पॉलिटिकल ऑनर्स के सब्जेक्ट बीपीएससी 102 के यूनिट 1 के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।